वर्म होल की उदारता अपने चरम पर, पायनियर्स को $2 बिलियन से अधिक का एयर ड्रॉप किया गया। एथेना का ENA एयर ड्रॉप बाजार में $1 बिलियन के धमाके के साथ आया। सिल्क रोड की कहानी जारी है। यूएस गवर्नमेंट ने $2.1 बिलियन बिटकॉइन में शिफ्ट किया है। ग्रेस्केल का नवीनतम प्रयास, स्टेकिंग रिवॉर्ड पर फोकस्ड क्रिप्टो फंड। फोरकास्टर के जीनियस डेवलपर्स एक रेवोल्यूशनरी यूनिकॉर्न के बेहद करीब। नमस्ते एंड वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफर। जी हाँ, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त मनीष, आपका होस्ट, और हमारे साथ हैं अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत के गाइड। डिजिटल दुनिया में जो भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेकर आते हैं गहराई से एनालिसिस, लेकिन एक बहुत ही मजेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल, हर समय, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए और निकल पड़िए हमारे साथ इस डिजिटल सफर पर। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इन हेडलाइंस को विस्तार से समझें, आइए पिछले हफ्ते की मार्केट एनालिसिस क्या कहती है पूर्वा से समझ लेते हैं। पूर्वा, स्वागत है आपका फिर से। क्या है मार्केट एनालिसिस लास्ट वीक का? धन्यवाद मनीष। लास्ट हफ्ते जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़े हफ्तों से मैं कह रहा हूँ कि ये रेंज बाउंड एक्टिविटी हो रही है। तो एक बार जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई चला जाता है, जो हमने देखा 3 हफ्ते पहले, तो जी। उससे बाद अब हम रेंज बाउंड में ही रहेंगे। तो आप 50,000 से 75 बड़ी ब्रॉड रेंज मैं बोल रहा हूँ, बट इसके बीच में ही रहेंगे। तो वीक ऑन वीक हम देख सकते हैं 2.8% डाउन है बिटकॉइन, और इथेरियम करीबन 5.5% डाउन है। तो इथेरियम आई एम रियली सरप्राइज, क्योंकि इथेरियम के इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है, लेकिन इथेरियम में इतनी मजबूती नहीं दिख रही है। तो मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये वीक ऑन वीक ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले हफ्ते देर हैव्स बीन सम मूवमेंट्स, हमने जैसे कवर किया था कि DOJ SEC तहकीकात करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद कुछ मिल नहीं रहा है, राइट। तो इसीलिए वो नोटिस नहीं दे पा रहे इथेरियम फाउंडेशन को। बट यही एक रीज़न है जो मुझे बड़ा दिखता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सोच लो कि जो भी रीज़न है वो सब इथेरियम के फेवर में जा रहे हैं। उनका डेवलपमेंट हो जाए, यूज़र अडोप्टेबिलिटी हो जाए, लेयर 2 का फलना फैलना जो हो रहा है, तो एवरी मैट्रिक्स इज गोइंग अपवर्ड्स एक्सेप्ट फॉर द प्राइस। तो कई बार हमने ये देखा है पिछले बुल रन में भी कि इथेरियम देर से जागता है, बट जब जागता है तो तेज भागता है। तो चलिए मनीष, इसके साथ हम चलते हैं ब्रिजिंग वॉल्यूम पर। तो मनीष, ये है ब्रिजिंग वॉल्यूम पिछले हफ्ते का। जैसे हम देख रहे हैं टॉप 5 सब कुछ इथेरियम में ही ब्रिज हो रहा है। हालांकि इथेरियम नेट नेगेटिव में है, लेकिन आप देख सकते हो आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन और जीके सिंक, जो सब के सब इथेरियम के लेयर 2 है, वहीं पर ब्रिजिंग हो रहा है। तो वॉच दिस स्पेस। मुझे यही लगता है कि आने वाले हफ्ते में बहुत ज़्यादा डेक्स वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं, वो इथेरियम और इथेरियम लेयर 2 पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इसी के साथ हम चलते हैं डेक्स वॉल्यूम पर। तो डेक्स वॉल्यूम में भी वही कहानी है मनीष, के सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इथेरियम और सोलाना पर ही हो रही है। और जैसे हमने बात की, आपकी हेडलाइन जो है वर्म होल का एयर ड्रॉप, वो भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है सोलाना के साथ। तो जब हम चर्चा करेंगे तब हम डिटेल में जाएंगे। बट कमिंग बैक, जो भी लिक्विडिटी है वो घूम फिर कर वापस इथेरियम और सोलाना के ऊपर ही आ रही। और ये था अपना आज का मार्केट सेगमेंट। बहुत बढ़िया पूर्वा, हमेशा की तरह आप कितनी आसानी से सब कुछ समझा देते हैं। एक क्लिक के साथ वो स्क्रीन ओपन होती है, ऐसा लगता है सब कुछ ऊपर उतरता चला जा रहा है। तो अपूर्वा, मेरे ख्याल से ये एक सही मौका है, हम जल्दी से अपना डिस्क्लेमर बोल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट हम आप तक लेकर आते हैं, इसका पूरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना है वेब3, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया की। कोई चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती हैं, बड़े बड़े शब्द समझ में नहीं आते हैं, वो सब हम आपको बहुत ही आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, और यही एकमात्र उद्देश्य है। हम कहीं से भी ये नहीं चाहते, या हम वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। और अगर आपको निवेश करना है तो आप अपना अपना रिसर्च खुद करिए, और जो भी आपके नज़दीकी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे संपर्क करिए, उनसे अगर आपको निवेश करना है तो। लेकिन अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई दुविधा है, तो उस दुविधा के निवारण के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस हमारे चैनल पे जाइए और अपने सुंदर सुंदर हाथों से 2-4 कमेंट लिख के क्वेश्चंस पूछ लीजिए, और आपको हम पूरा सेटिस्फाई नहीं करने की कोशिश करेंगे। खैर, कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी हेडलाइंस को अब थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो अपूर्वा, ये जो
भाई जो वर्म होल ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए और उदारता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अपने पायनियर्स को $2 बिलियन से अधिक का एयर ड्रॉप कर दिया है। तो ये क्या माजरा है पूरा इसमें? मनीष, साल के शुरू होने के साथ ही कह रहे थे, लगातार कहते आ रहे हैं कि 2024 ये एयर ड्रॉप का साल होने वाला है। और ये साल में मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। हमने जो पहले 3 महीनों में देखा है, बहुत बड़े बड़े एयर ड्रॉप्स आए। तो मेरा ये मानना है कि ये साल $10 बिलियन से ज़्यादा एयर ड्रॉप में बांटे जाएंगे यूज़र्स को। तो वही सिलसिला है, वही कहानी है। अगर आप टेक्नोलॉजीज़ को पसंद करते हो, अगर आप क्यूरियस हो, अगर आप खुद को एजुकेट करते हो, अगर आप नॉलेज गेन करते हो और Web3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो की दुनिया में चहल पहल करते हो, तो बहुत ही मुमकिन है कि आपको ये एयर ड्रॉप्स जो आने वाले हैं ये साल में, इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जैसे मनीष ने कहा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो फैक्चुअल है, हम सिर्फ आपसे साझा कर रहे हैं। तो इसके साथ हम चलते हैं वर्म होल पर। तो वर्म होल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मनीष। इसका मतलब ये है कि ये ब्रिजिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कॉस्मोस है, सोलाना है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, तो ये सब चेन अलग अलग है, ये खुद की एक ब्लॉकचेन है, चारों चार, राइट। लेकिन आपके पास मान लो कोई टोकन है, चाहे वो स्टेबल कॉइन हो या इथेरियम हो, राइट। आपको सोलाना पर लेकर जाना है या कॉस्मोस में लेकर जाना है या बिटकॉइन नेटवर्क पर लेकर जाना है, तो वो जो ट्रांसफरिंग होती है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका नाम है ब्रिजिंग। और ये ब्रिजिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्म होल बहुत बड़ा नाम है और ये हैविली फंडेड प्रोजेक्ट है पिछले 3-4 साल से। जंप करके एक क्रिप्टो वीसी है, इन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है इनके साथ। और वर्म होल काफ़ी स्ट्रांगली एसोसिएट किया जाता है सोलाना के साथ, क्योंकि जो सोलाना को ब्रिज मिला वो वर्म होल की वजह से शुरुआती दिनों में मिला था। तो उससे क्या हो गया कि इथेरियम से लिक्विडिटी काफ़ी ट्रांसफ़र हो सकती थी सोलाना पर। लेकिन 2021 में ये कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वर्म होल का ब्रिज हैक हो जाता है। यानी बुल रन के पीक में वर्म होल का ब्रिज हैक हो जाता है, 320 मिलियन दांव पर लग जाते हैं। हालांकि जो उनके निवेशक थे जंप कैपिटल, वो बीच में कूद के उन्होंने उनको कंप्लीट कर दिया जो होल था, क्योंकि उनको पता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको शेल्व नहीं किया जा सकता। तो उनको एक तरह से आकर ये कह सकते हैं कि जंप कैपिटल ने उनको बचा लिया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिसंबर 2023 में वर्म होल पर करीबन $325 मिलियन की टोटल वैल्यू लॉक थी। और आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी टोकन लॉन्च हुई है इसी हफ्ते, तो उनके वहाँ टोटल वैल्यू लॉक्ड इज़ 2.4 बिलियन रफली। तो आप ये समझ सकते हो 7 to 8 times ग्रोथ इन लास्ट 3 months इन टोटल वैल्यू लॉक। और जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 11% टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुई है। उन्होंने अलोकेशन के लिए रखी थी 17%, 11 पहले राउंड में हो गई है, दूसरी 6% आने वाले 4 महीनों में होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, स्टडी कीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए कि आप कैसे इस बाकी के 6% के एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एजुकेट कैसे कर सकते हैं? हमारा चैनल देखिए, इससे जी। अच्छी और सस्ती और टिकाऊ और बढ़िया आसान शब्दों में आपको एजुकेशन कहाँ पे मिलेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा हेडलाइन है उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा विस्तार से। ये जो एथना का ENA एयर ड्रॉप जो बाजार में आया है, वो $1 बिलियन के धमाके के साथ आया भाई। ऐसा क्या हुआ? तो मनीष, ये हफ्ते 2 बड़े बड़े एयर ड्रॉप आए हैं, वर्म होल और एथीना फाइनेंस का। तो वर्म होल तो हमने कवर कर लिया। एथीना फाइनेंस एक फाइनेंस प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं और बहुत सारे पार्ट्स है जो मूविंग है। तो रिस्क मैट्रिक्स में अगर आप देखते हो तो ये बहुत ही हाई है। तो ये प्रोजेक्ट का मानना ये है कि हम एक स्टेबल कॉइन डिज़ाइन कर रहे हैं जो डायरेक्टली बैक बाय डॉलर नहीं होगा, बट बल्कि इथेरियम जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, आप क्योंकि फाइनेंस के फील्ड में हो तो आप समझ सकते हो कि दूसरी तरफ वो इथेरियम को शॉर्ट करते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हो जाती है, जिसका मतलब है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है देन ऑल्सो यू आर मोर और लेस ब्रेक इवन। अगर प्राइस डाउन हो जाती है तो भी आप
अगेन यू आर इन ब्रेक इवन सिचुएशन। लेकिन मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही रिस्की है, क्योंकि क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन पर, वेब 3 पर इतने सारे प्रयोग हुए हैं। खास करके 2022 में लूना टेरा नाम का एक प्रोजेक्ट था जिसकी वैल्यूएशन 40 बिलियन थी, और उनका स्टेबल कॉइन था, अल्गोरिथमिक बैक स्टेबल कॉइन, और वो टैंक हो गया, और 2-3 दिन के अंदर वो स्टेबल कॉइन ज़ीरो हो गया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी रकम घुमाई है वहाँ पर। तो जब भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स या बहुत ही पेचीदा एक्सपेरिमेंट होता है वेब 3 में, तो मैं सतर्क रहता हूँ। लेकिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एथीना करीबन 3-3.5 या 4 महीने पहले, और आपको स्टेबल कॉइन्स पर करीबन अभी के लिए 30% का रिटर्न मिल रहा है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट अगर आप मेरी तरह रिस्क अवर्स हो तो फूक फूक के चलना ही बेहतर है। वो 30% ऑन स्टेबल कॉइन्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। हालांकि इसीलिए बहुत सारे लोग वहाँ पर एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे थे, और बहुत सारा टोटल वैल्यू लॉक भी उनके पास आ गया था, और जिसकी वजह से ये एयर ड्रॉप इतना चर्चित है और इतना प्रचलित है। तो ये वर्म होल का ऑलमोस्ट 2 बिलियन का है, और एथीना का 1 बिलियन का। तो एक ही हफ्ते में $3 बिलियन का एयर ड्रॉप मिला है यूजर्स को। मैं यहाँ पे बस ये बोलना चाहूँगा कि आपने जो एक चीज़ बोली उससे मुझे एक गाना याद आ गया कि ये मुंबई शहर हादसों का शहर है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इन हादसों से बचिए, और जैसा कि अपूर्वा ने बोला कि फूंक फूंक के कदम रखिए, और अपनी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यही आपकी मदद करेगा आपको समझने में, और रिस्क को थोड़ा हम लोग उस चीज़ को खुल के बता देते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो हमारी हेडलाइन है वो पूर्व सिल्क रोड की कहानी बदस्तूर जारी है, और यूएस गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट $2 बिलियन के बिटकॉइन को शिफ्ट किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कहानी वेब 3 की दुनिया की सबसे बड़ी एक गाथा में से एक है, और ये कहानी जुड़ी है सिल्क रोड नामक जो एक ब्लॉकचेन पर एक मार्केट हुआ करता था। आप तो यूएस में हो तो शायद आपने नाम सुना होगा, लेकिन काफ़ी सारे व्यूअर्स हो सकते हैं जिन्होंने नाम नहीं सुना या डिटेल में नहीं पता कि सिल्क रोड नामक ये मार्केट प्लेस क्या हुआ करता था। तो ये मार्केट प्लेस हुआ करता था करीबन 2011, 12, 13 में, और यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती थी, इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटी ऐसी भी होती थी जो इलीगल थी, जैसे ड्रग्स हो गया या कोई भी अवैध चीज़ें लेन देन होती थी, और उसके लिए वो ट्रांजैक्शन के लिए जो मुद्रा या करेंसी यूज़ होती थी वो था बिटकॉइन। अब इसके ऊपर फ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है, यूट्यूब पर भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज है, और काफ़ी सारा मटेरियल है। बट क्योंकि ये अब 10 साल के ऊपर हो गया है ये कहानी को, तो इट्स राइटली दैट हम थोड़ी धूल साफ कर रहे हैं यहाँ पर, आप ऐसा कह सकते। तो सिल्क रोड के जो ओनर या बिल्डर थे, उसके फाउंडर थे रॉस उल्ड्रिच करके एक यंग बंदा था। तो ये मार्केट प्लेस वो चलाता था, और काफ़ी शातिर दिमाग था उसका, बहुत ही अवेयर भी था। तो उसको पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, बचते बचाते। लेकिन उसको FBI ने पकड़ लिया 2013 में, और वो उसके ऊपर केस हुआ, और वो अभी तक जेल में है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि ये इतना बड़ा माया जाल था, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वो तो बंदा था जो फाउंडर था, तो उसके पास जो बिटकॉइन थे वो तो जब्त हो ही गए, लेकिन काफ़ी सारे यूएस के जो लीगल ऑफिसर्स थे, तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे बिटकॉइन अलग अलग जगहों से सिल्क रोड की वजह से जो भी 2 नंबर वाले थे वो यूएस गवर्नमेंट ने जब्त किए हुए। तो उसके अंदर से आप ये समझ सकते हो कि 30,000 बिटकॉइन जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास थे, उन्होंने इसको मूव किया है कॉइन बेस के ऊपर। तो इसी के साथ मैं आपको पता ही होगा मैं क्या कहने वाला हूँ, कि दिस इज़ द ब्यूटी एंड पावर ऑफ ब्लॉकचेन, कि यहाँ पर हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। तो आपको किसी को पूछना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आप देख सकते किसी को बताना नहीं है, वो सामने दिख जाएगा, दिख जाता है। तो जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30,000 बिटकॉइन कॉइनबेस में मूव किए, तो पता चल जाता है कि भाई ये कॉइनबेस के वॉलेट पर आए हैं। तो जाहिर है घूमने फिरने तो आए नहीं है, वो आए
लाए गए हैं बेचने के लिए। मेरा मानना ये है कि मार्केट की कंडीशंस को देखकर मुझे ये लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ऐसा लग रहा है कि दिस कुड बी अ गुड टाइम, लिक्विडिटी भी भरपूर है, मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो लोग $2.1 बिलियन के बिटकॉइन मार्केट में ऑफलोड कर सकते हैं। तो ये थी ये मज़ेदार खबर जो सिल्क रोड के साथ जुड़ी हुई। और इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि उन्होंने उसको कॉइनबेस पे मूव किया है। एनीवे नहीं, बहुत बढ़िया बात कही मनीष। मैं आपको एक और चीज़, आपने जो कहा उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ। कॉइनबेस ने प्रॉफिट पे फोकस नहीं किया है पिछले 10 सालों में, जब से एक्सचेंज है। उनका एक ही ध्येय रहा है कि कैसे कॉइनबेस को रेप्यूटेबल और क्रेडिबल बनाया जाए, राइट। तो उसके लिए उन्होंने जी जान लगाकर पिछले 10 सालों में जो मेहनत की है, तो आज की डेट में कोई भी यूएस का सब बड़ा फंड हो, जैसे ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, आर्क इन्वेस्टमेंट हो, या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, राइट, तो हर कोई जो ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प कहा जाता है। ऑन रैम्प का मतलब यह है कि जो पैसा ट्रेडिशनल फाइनेंस से ऑन चेन आ रहा है, या ऑफ रैम्प यानी जो वेब 3 से बाहर निकलकर ट्रेडिशनल फाइनेंस में आ रहा है, ट्रेडिशनल फाइनेंस में जा रहा है। तो ऑन रैम्प ऑफ रैम्प के लिए कॉइनबेस इज द नेम फॉर यूएस। तो ये आपकी बिल्कुल आपने सही परखा, ये बहुत ही बड़ी क्रेडिबिलिटी है जो कॉइनबेस को मिलती है। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेस्केल की खबर। तो ग्रेस्केल का ये जो नया प्रयास है और स्टेकिंग रिवॉर्ड पे एक फोकस्ड क्रिप्टो फंड लेकर आ रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? यार आज की खबरें बहुत ही मज़ेदार है मेरे लिए, क्योंकि ये सब सिरा भांति है ब्लॉकचेन, वेब 3 और बिटकॉइन के इतिहास के साथ। तो 2013 में जब ETF नहीं था और काफ़ी अर्जियाँ लगी हुई थी, तो ग्रेस्केल नामक ये फंड क्रिएट हुआ था। तो वो इनडायरेक्ट वे था, ट्रस्ट फंड था फॉर होल्डिंग बिटकॉइन, लेकिन उसमें लिक्विडिटी के पंगे रहते थे। और ये फंड सिर्फ और सिर्फ जो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं यूएस में, उनके लिए ही एक्सेसिबल था। तो ये फंड जैसे सबसे पुराना फंड है, अब जब ETF अप्रूव हो गया जनवरी में, तो उनका जो ये फंड है वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया ETF में। लेकिन ये तो सिर्फ बिटकॉइन की बात है, ग्रेस्केल के काफ़ी सारी फंड ओवर द ईयर्स उन्होंने खोले हैं। जैसे सोलाना का है, मैटिक करके, पॉलीगॉन एक लेयर 2 है इथेरियम का, उनका कॉइन है, उनका भी एक फंड है, इथेरियम का ऑब्वियसली फंड है। तो एक क्विक रीस्नैप देते हैं हम कि जो भी प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन होती है, जैसे कि बिटकॉइन है, राइट, वहाँ पर माइनिंग होता है और माइनिंग चलाने के लिए आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वैसे ही एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है प्रूफ ऑफ स्टेक, जैसे कि इथेरियम, सोलाना, कॉस्मोस। तो ये ब्लॉकचेन चलती है स्टेकिंग के प्रिंसिपल्स पर, और स्टेकिंग के साथ आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसी करेंसी में। तो ग्रेस्केल, जैसे हमने पिछले हफ्ते भी कवर किया था कि फिडेलिटी ने जो अर्जी डाली थी SEC के पास, उन्होंने फिर से उसमें अमेंड कर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के साथ ETF की अर्जी डाली है। तो उसी तरह से कुछ ये ग्रेस्केल ने भी वही किया है कि वो भी यही चाहते हैं कि जो उनके निवेशक है उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलने चाहिए। बल्कि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा जाकर क्लैरिफाई किया है मनीष, कि एक तो सबसे पहला ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, तो जिसके पास $1.1 मिलियन या उससे अधिक का फंड है, वही पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, आपको जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स है वो हर हफ्ते ग्रेस्केल कलेक्ट करेगा और उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करेगा और क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। तो मुझे भी अब भरोसा बैठता जा रहा है कि इथेरियम ETF अप्रूव, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। तो ये कब अप्रूव होगा, और इसके साथ मुझे लगता है कि स्टेकिंग इज गोइंग टू बिकम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वा। और आगे बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी हेडलाइन पर। फॉरकास्टर के जीनियस डेवलपर्स एक रेवोल्यूशनरी यूनिकॉर्न के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये मुझे थोड़ी अलग सी इंटरेस्टिंग खबर दिख रही है, क्या जानकारी है आपके पास? मनीष, हमने पिछले हफ्ते ही कवर किया था फारकास्टर को, राइट, इलॉन मस्क और विटालिक की खबर के वक्त। बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि मैंने काफ़ी समय से मैं चाहता था कि फारकास्टर पर अकाउंट हो, लेकिन मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन उतनी ही ईमानदारी से पिछले हफ्ते बात करने के बाद मैंने फारकास्टर पर अपना अकाउंट बनवा दिया है। तो डिजिटल दुनिया इज लाइव ऑन फारकास्टर।
और Farcaster। इतना सिंपल है, यानी मनीष आपको अपने आईफोन में या एंड्रॉयड के फ़ोन में फारकास्टर की ऐप डाउनलोड करनी है। बिल्कुल, आप बात करते रहिए और मैं कर लूँगा इधर। जी, आपको ऐप डाउनलोड करने के साथ आपको $5 की फ़ीस लगेगी, US$। की एक वन टाइम फ़ी है, और इसका रीज़न बहुत ही क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो बॉट्स होते हैं, राइट, अगर अकाउंट फ्री होता है तो हज़ारों लाखों अकाउंट ऐसे ही लोग बना सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक वन टाइम $5 की फ़ीस है। तो हम यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी देंगे। अगर आप हमारी वारकास्ट नाम है क्या इसका? फारकास्टर, तो फारकास्टर वॉरकास्ट करके नाम है एप्लीकेशन का, और हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे। कोई भी वो लिंक अगर यूज़ करके फारकास्टर पर अकाउंट बनाएगा, जो भी वो लिंक यूज़ करके फारकास्टर पर अगर अकाउंट बनाएंगे, राइट, तो उनको 50 व्रैप मिलेंगे। यानी ये आप ऐसे समझ लो कि ये टोकन है। अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है या किसी को कोई पोस्ट करना है, तो उसके लिए आपको व्रैप चाहिए। तो ये बहुत ही अनोखा प्रयोग है और मुझे बहुत ही आकर्षित कर रहा है, क्योंकि जो समस्या ट्रेडिशनल सोशल नेटवर्क्स की है, राइट, कि आपको पता नहीं होता है ये बॉट्स है, फेक न्यूज़ है, ये सब क्या हो रहा है, तो ये जो फारकास्टर है वो इसको बहुत ही चतुराई से हैंडल कर रहा है, मुझे लग रहा है। तो अभी भी मैं नया हूँ, तो मैं भी अभी लर्न कर रहा हूँ, बट जैसे जैसे हम लर्न करेंगे आपके साथ इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। बट फिर से यूज़ द लिंक, क्योंकि वो लिंक अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 50 व्रैप नाम के टोकन फ्री में अकाउंट के साथ मिलेंगे, तो डोंट मिस दैट। और चलता है ये खबर पर, तो भैया जो पैराडाइम फाइनेंस है वो बैक कर रहा है फारकास्टर को और उसके डेवलपमेंट टीम को, और वो फंड रेज कर रहे हैं। एक फंड उन्होंने करीबन 2022 में 30 मिलियन का रेज किया था, और ये सेकंड राउंड चल रहा है शायद। और ये जो वैल्यूएशन की खबरें या अफवाहें, दोनों में से क्या है हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो आ रही है वो यही आ रही है कि फारकास्टर को वैल्यू किया जा रहा है $1 बिलियन के वैल्यूएशन पर, तो इसीलिए उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न ये होगा कि जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन की, उसको जस्टिफाई कैसे करेगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर है। क्लियरली दिख रहा है कि पिछले साल का रेवेन्यू $875,000 है फारकास्टर का। तो ये रेवेन्यू डेवलप कैसे होगा, कहाँ से होगा, तभी वैल्यूएशन जस्टिफाई होगी। बट दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग एंड डायनामिक स्पेस। तो देखते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द फारकास्टर पर अपडेट लेकर आएंगे। धन्यवाद अपूर्वा। और ये हमारा जो हफ्ते का सफ़र था, इसके एपिसोड को हम यहीं पे विराम देते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार रहा आज का, बहुत सी नई चीज़ें हमने सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आई। फारकास्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज यू सेड। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।